राजेश भाई, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सैम पित्रोदा ने पहले वो विरासत टैक्स वाली बात किस कंटेस्ट में कही थी, हम लोगों ने देखा था, और उसको कैसे इश्यू बनाया, और बहुत सारे इश्यू कैसे बना रहे हैं, बड़े छोटे छोटे लोगों से वो कुछ जो मतलब जिनको कई बार ऐसा होता है कि पार्षद भी उस मुद्दे मसले को उठाना स्थानीय पार्षद पसंद ना करे, उस पर प्रधानमंत्री जी वक्तव्य कहीं दे रहे हैं, मसला आ रहा है। और अभी जो ताजा जो इंटरव्यू उनका था इंडियन एक्सप्रेस को जो दिया गया था सैम पित्रोदा जी द्वारा, कहा उन्होंने हम उनकी कोई वो नहीं करते, वो पद भी छोड़ चुके हैं, हम उनकी ना उनकी वकालत करते हैं ना कुछ करते हैं, कि वो उत्तर भारत में गोरे, दक्षिण में अफ्रीका और पूर्व में चीनी और पश्चिम में अरबी वाला जो बयान है, इससे इतर भी तो बहुत सारी चीजें देश में है चिंता करने के लिए। जैसा मैंने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि वो मणिपुर जलता रहता है, वहां क्या कुछ हो जाता है वहां नहीं जाते, अभी हम कर्नाटक देख रहे हैं, और भी ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है जिसको गिनाया जा सकता है। लेकिन अभी जो ताजा जो इस पूरे मामला जो चल रहा है इस समय, चुनाव का जो प्रचार चल रहा है, उसमें किसी जो बहुत ही यक्ष प्रश्न है उनका जवाब नहीं आ पा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया राजेश जी? धन्यवाद संजीव। देखिए, ये बात आपने ठीक कही कि बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो चुनाव प्रचार में छुए जाने चाहिए और जिनका जिक्र तक नहीं हो रहा है। हम लोग और होता भी यही, लोकतंत्र का तकाजा भी यही है कि 5 वर्ष तक काम करने वाली सरकार, उसने अपने क्या काम किया, क्या कर पाई, क्या नहीं कर पाई, आने वाला इरादा क्या है। आमतौर पर वोट इसी आधार पर मांगे जाते हैं और इसी आधार पर मतदाता भी वोट करते हैं। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूं कि बीते 48 साल की पत्रकारिता में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं जब भाषा के स्तर पर, कैंपेन के स्तर पर और तमाम तरह के जो और भी जो चुनावी बुराइयां हैं जिनको मैं कहूं, जो पहले नहीं देखी जाती थी, उन सब के स्तर पर इस बार का चुनाव सारे रिकॉर्ड, सारे पैमाने तोड़ रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है, जो आपने जैसे शुरुआत की थी भाषा की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक अलग संविधान रच लिया है और जिसके हिसाब से वो अब उस आचरण करने में लगे हुए हैं। ये संविधान जो है, जो हम जिसको सारा देश मानता है, शायद वो समझते हैं कि उनके मानने के ये आवश्यक नहीं है कि वो उस संविधान को माने। ये अलग बात है कि वो लोग संसद में जाते हैं तो मत्था टेकते हैं, शपथ लेते हैं उस संविधान के आधार पर, लेकिन मानने की जहां तक बात आती है वो नहीं आता। मैं शायद मुझे नहीं याद आता कि आपके यहाँ बोला है मैंने या नहीं बोला, शहजादा शब्द जो है बहुत ही घनघोर, आपत्तिजनक है, असंवैधानिक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 में इसका जो इसके मुताबिक उल्लंघन होता है, इसमें राजशाही के से जुड़े कोई भी प्रतीक या शब्द भारत में अब इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। दूसरी चीज ये है, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल करना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। कल का जो उनका बयान आया है उसमें उन्होंने अदानी, अंबानी और काला धन का जिक्र किया है। आपको याद है कि राहुल गांधी ने जब कहा था कि मोदी जो होते हैं वो पैसा लेकर के निकलते हैं, भाग जाते हैं, ऐसा कुछ, और उसके बाद उनको अदालत में घसीट लिया गया था। बिल्कुल। आप 140 करोड़ के मुल्क में क्या कोई दूसरा अदानी नहीं होगा? एक परिवार के अलावा, एक औद्योगिक घराने के अलावा क्या कोई अंबानी और जाति सरने वाला कोई दूसरा परिवार नहीं होगा? तो सामाजिक अपयश का शिकार बनाने का जो उन्होंने अभियान कल जो इस्तेमाल किया है, उसमें तो उन सैकड़ों हजारों अदानियों और अंबानियों का अपमान हुआ है। ये तो उन्होंने राहुल गांधी के आरोप पर ही मुहर लगा दी कि वो राहुल गांधी जो आप कहते रहे हैं कि अदानी अंबानी जो है को कितना अपने उनके चहेते हैं और उनको लाभ पहुंचाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात तो उन्होंने मुहर लगा दी कि भाई उनका जो काला धन है वो टेम्पो में भर भर के आता है। अब टेम्पो में भर भर के आता है, आपको याद है 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब उन्होंने कहा था कि हम काला धन रोकेंगे। जब 2014 का चुनाव आ रहा था तब उन्होंने कहा था कि जो काला धन हम विदेशों से वापस लाएंगे वो 15-15 लाख रुपया सबके खाते में जाएगा। अब भाई, अब काला धन का तो जिस देश का प्रधानमंत्री, शपथ लेके निर्वाचित प्रधानमंत्री जो खुद कह रहा है कि टेम्पो में भर के काला धन आ रहा है, तो अब प्रमाण की कोई आवश्यकता है इस देश की किसी अदालत को? ये काला धन कहां आ रहा है और इतने वर्षों से आ रहा था।
और वही अदानी और वही अंबानी आपके कंधे पे रख के बात करते हैं, आपसे बड़े दोस्ताना रिश्ते हैं। तो ये जो चीज है, इसका अर्थ ये है कि काला धन को लेकर के जो कानूनी व्याख्या है, कानूनी स्थिति है, उसको भी आप नहीं मानना चाहते। तीसरा, एक उन्होंने बयान दिया था, आपको याद होगा, मुस्लिम वाला, तो जी वो भी मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की कोई आचार संहिता का सम्मान है। ये आचार संहिता जो भारतीय संविधान के एक नियम से, कानून से बंधी है। तो ये मुझे लगता है। और अंत में भी एक बात और कहूंगा अभी पहले चरण की बातचीत में, कि देखिए, अभी इंदौर में एक शर्मनाक घटना हुई और जी भारतीय लोकतंत्र पे, जो जो जमहूरियत पे एक तरह से बहुत ही बदनुमा दाग है जी जो हुआ वहां पे। उसके बाद वहां के मतदाताओं ने या वहां के बहुत सारे ऑटो चालकों ने, और वो जो है उसमें उन्होंने एक नोटा को नोटा वोट जी दो, इस तरह की अपील की। जी अब भारतीय जनता पार्टी उस नोटा की अपील वाले पोस्टर फाड़ रही है। हजारों पोस्टर फाड़ लिए गए और बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हाँ, हम फाड़ रहे हैं। जी यानी कोई नोटा कोई गैर कानूनी काम तो है ही नहीं, अपराध बिल्कुल तो है ही नहीं। नोटा वो है जो ईवीएम में एक विकल्प के तौर पर दर्ज है, और बिल्कुल ईवीएम में अगर विकल्प के तौर पर दर्ज है तो इसका अर्थ ये है कि आप जो संवैधानिक संस्था है, जो उसका जो प्रतीक है और ईवीएम में जो दिख रहा है, उसको आप नहीं मान रहे हैं। तो जो जो मैंने अपनी शुरुआत में कहा था कि पार्टी भी उनको देख करके काम करती है और नोटा को वो पोस्टर फाड़ रही है, इसका मतलब एक बार फिर संवैधानिक मखौल और चुनाव आयोग का मखौल बनाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है। ये तो अब बात साबित हो गई कि जो है, अब काला धन हो, पीला धन हो, लाल धन हो, लेकिन अब मुख्य कार्रवाई तो प्रधानमंत्री जी को ही करनी थी। ईडी बिना उनके इशारे पे तो काम करता नहीं है, जी बिना गृह मंत्री के इशारे पे तो काम करता नहीं है, सीबीआई बिना उनके इशारे के तो काम करती नहीं है। अगर नहीं करती है तो फिर ये काला धन टेम्पो में भर के, मान लीजिए कि राहुल गांधी के यहां भी जा रहा है, तो भैया ईडी को पकड़ो ना। फिर ईडी कहा क्या, किस बात की मर्ज की दवा है? सीबीआई को पकड़ो, भ्रष्टाचार निरोधक जो संस्थाएं हैं उनको पकड़ो। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया उनके 24 बयान। घंटे में जाने कितने टेम्पो के फेरे लग गए होंगे। तो अगर वहां आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर अगर ये, अब तक तो ये पता लग जाना चाहिए कि ये असल में काला धन जा कहां रहा है। पहले तो ये बिल्कुल कहते थे जब नोटबंदी की थी कि आतंकवादियों को तो जाता था, और अगर आतंकवादियों को ये टेम्पो अगर राहुल गांधी के पास नहीं आ रहा है और अगर आतंकवादियों के पास जा रहा है ये काला धन, तब तो फिर इस देश के लिए और भी चिंता करने की जरूरत है। तो ये मजाक नहीं है चुनाव प्रचार। इस देश में अफसोस की बात यह है संजीव कि हमारे सियासी दलों ने, खास तौर पर जितना मैं बीजेपी के लिए कहूंगा, कि उन्होंने इस चुनाव प्रचार को एक मखौल बना के रख दिया है, और इस तरह का मखौल उड़ाना शोभा नहीं देता। स्तरहीन भाषा की आप बात करें, मैं कोई तुलना बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि मुझे याद आता है कि जब 77 के चुनाव हो रहे थे तो प्रतिपक्ष में जो नेता थे, एक राजनारायण जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था, जी और भी कुछ लोग थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के लिए क्या क्या नहीं कहा था। इतनी अभद्र और अश्लील टिप्पणियां की थी कि मैं यहां आपको बोल भी नहीं सकता। बिल्कुल इसके बिल्कुल बाद राजीव गांधी ने जब जब 89-90 का दौर आप याद करिए, तो जब उनको बदनाम करने का कुचक्र चल रहा था, तब इस तरह का जो है माहौल बनाया गया और उनको चोर और पता नहीं क्या क्या, मैं अब क्या बोलूं आपको, मतलब ये बोलने में भी शर्म आती है। ऐसे ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल इलेक्शन कैंपेन में हुआ। इसके बाद आपको याद होगा 2003-4 में जब चुनाव हुए थे, 2004 के अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी जब, तो प्रमोद महाजन एंड पार्टी ने क्या क्या नहीं बोला था सोनिया गांधी के लिए, प्रियंका के लिए बोला गया। तो आप इंदिरा, सोनिया, प्रियंका, महिलाओं के प्रति ये भी सम्मान आपके मन में नहीं है? ये संवैधानिक स्थितियां आप मानना नहीं चाहते हैं? सारी मर्यादाएं आप तोड़ना चाहते हैं? काला धन वालों को संरक्षण, मतलब अगर वो टेम्पो में भर के भेज रहे हैं तो आप संरक्षण दे रहे हैं, इसका मतलब, क्योंकि आपको जानकारी है, देश का जी प्रधानमंत्री बयान दे रहा है कि वहां से टेम्पो में भर के काला धन निकलता है। तो इसके बाद इस देश के
आम मतदाता को अब समझने के लिए क्या रह जाता है। जी राजू सर, जो बात हो रही थी कि पूरा समुद्र को गंदा कर दिए जाने के प्रयास चल रहे हैं, तो इसी संजीव सर एक सेकंड, ये जैसे प्रियंका गांधी ने दिया ना काउंटर, कितना अच्छे कायदे से और जोड़ा कि हम शालीनता, संयम, बहुत शालीन जवाब। बात करिए, राहुल हैं, प्रियंका हैं और 10 लोग हैं, बात करने लगेंगे, आप जैसे चैनल हैं, तो नहीं है कि डिस्कोर्स हाथ से निकल जाएगा, विचार होना चाहिए। सवाल यह है कि आपको ये काउंटर करने का सलीका, विचार ये होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए बहुत ज्यादा। निश्चित निश्चित। राजू सर, माफी चाहूंगा, बहुत विलंब हुआ आपके साथ आते। तो मैं वो जो बात कर रहा था कि जो संजीव जी ने भी कहा कि पूरा समुद्र कहीं एक उसको पूरा मलिन किया जा रहा है। अगर हम ये चीज और दूसरी ये पूरा जो चल रहा है इस सबको देखते हुए, क्योंकि आपका राज्य हरियाणा और जो पूरा वो बेल्ट है उस तरफ इलेक्शन बचा हुआ, छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, लेकिन पॉकेट्स इंपॉर्टेंट है। अभी जो दिखलाई पड़ रहा है कि 272 के लिए भी कहीं ना कहीं राह बहुत कठिन है, शायद इसलिए बेपटरी हैं प्रधानमंत्री जी और चिंतित हैं प्रधानमंत्री जी। तो ये सब कुछ जो है और जो सब चल रहा है, हम जो देख रहे हैं, जो भाषा, जो शैली और जिस तरीके का पूरा एक बहुत मलिनता है, क्या वहां क्या आप पाते हैं कि वैसे तो कठिनाई वैसे ही थी, अब और बढ़ गई है बीजेपी के लिए, और आम जन में, वोटर में कैसा इसका प्रभाव आप देख पा रहे हैं? शायद मुझे लगता है कि उनसे संपर्क टूट गया है। राइस जी, इस पे आप टिप्पणी, है ना राइस जी, आप टिप्पणी करिएगा मैंने जो सवाल किया। जी एक बार संजीव जी अपना सवाल आप दोहराएंगे? मैंने एक तो यही कहा कि पूरा समुद्र कहीं उसको मलिन हो रहा है, फिर मैंने इसको साथ में जोड़ा था कि पंजाब, हरियाणा, चूंकि वो वहीं से आते हैं हमारे राजू विलियम साहब, तो मैंने कहा कि वहां क्या कुछ इसका, चाहे वो वोटर हो, आमजन हो, और जो सब कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं कठिनाई तो पैदा हो ही रही होगी, बढ़ी रही होगी ना। भाजपा की भी परेशानियां और सब जगह है, हम देख रहे हैं कि अब वो भले ही उसको मुखरता से और वो ऑन रिकॉर्ड ना बोल पाए, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कहता है कि बहुत गलत हो रहा है जो कुछ हो रहा है, सब जगह निकल देखिए, रहा है। मैंने अभी अपने पहले कथन में जो बात कही थी कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक ऐसा अलिखित संविधान है जिसके वो जिसका पालन पालन कर रहे हैं, और भारत के संविधान का पालन वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि अब बीते 10 वर्षों में जो आपने कहा कि सारे जगह मलिनता की जो बात आप कह रहे हैं, वो यही है कि जो जिन राजनीतिक सिद्धांतों पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है, जिन बुनियादी बातों पर, जिसमें शुचिता भी है, साफ सुथरी राजनीति भी है, नैतिक मूल्य भी है, सब कुछ है, तो जिन पर वो टिका हुआ है, अब बीते 10 वर्षों से हम देख रहे हैं कि ना उन मूल्यों की कोई चिंता कर रहा है, ना उन राजनीतिक सिद्धांतों की कोई चिंता कर रहा है। एन केन प्रकारेण केवल और केवल चुनाव जीतने की मंशा जाहिर है। आप हरियाणा का उदाहरण देखिए ना, पिछले क्या आप 2 दल हैं, देखिए लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष 2 वैचारिक धाराएं होती हैं। हरियाणा में आप दोनों लड़ते हैं चुनाव विधानसभा में, और चुनाव के बाद जब सरकार नहीं बनती, बहुमत किसी को नहीं मिलता, तो दोनों एक हो जाते हैं। तो ये इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों एक होके सत्ता की मलाई खाएं और मतदाता हार जाए, मतदाता ठगा हुआ महसूस करे। आप जब जिस पार्टी को जितना इस्तेमाल करना होता है, आप उस पार्टी को उतना इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी पार्टी को पहले खुश करके रखा गया, और जहां जहां आपको कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना था, जहां डायरेक्ट फाइट बीजेपी और कांग्रेस की थी, तो वो कांग्रेस का वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए आम आदमी पार्टी को भी आपने जो है संरक्षण दिया, और जब काम निकल गया तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जेल में पड़े। अरे भाई, ये भी संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन है। एक लोकतंत्र में आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को प्रचार करने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, आप उप मुख्यमंत्री को मतदाताओं से संपर्क करने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। कैसा कर सकते हैं आप पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं कांग्रेस का, वो आप सारे संसाधनों से जो है उनको विहीन कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो ये जो बात है कि इसका अर्थ यह है कि बीते 10 वर्षों में एक ऐसी सियासत, संजीव जी, पनपने लगी है जो सियासत दरअसल स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है, और इसके बहुत गंभीर परिणाम मैं आपको कह सकता हूं कि इस देश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके दुष्परिणाम
हमें मिलने लगे हैं, हमारी विदेश नीति को जिस तरह से झटके लग रहे हैं, ये उसी बात का सबूत है कि हमने जो है अपनी मूल धारा से हम विचलित हो गए। जी।